हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी आपकी यहाँ पे इस चैनल पे करवाई जा रही है, जिसमें कि आपकी 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की हो गई है और प्लस साथ में रिसर्च एप्टीट्यूड की भी चल रही है। तो आज इसका ये थर्ड पार्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2018 से लेकर 2022 तक के जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं अब तक आपके, जैसे कि जून में भी जो अभी आपका हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सारी व्याख्या भी आपको यहाँ पर जो है समझा दी जाती है। वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे कवर करवाई जा रही हैं और आज की वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो से जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन के साथ साथ मैंने वो सारे टॉपिक्स को यहाँ पे पॉइंट्स को सारे कंसिडर किया जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कंसल्ट करेंगे और इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके मतलब 3-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल आने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो भी हैं, आप वहाँ से देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और बेनिफिशियल भी हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, तो आपको लगे ना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस के नंबर पे मत जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जैसे कि वहाँ पे 50 से ज़्यादा 2 सीरीज़ में जो है कवर हो चुके हैं, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इस तरह से आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ बाकी चीज़ें भी कवर हो जाती हैं, ठीक। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए, जब आपको समझ में आए कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग लाइक एंड शेयर भी किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। आपका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला ही जो है टॉपिक है, तो शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। इसमें आपकी साइंटिफिक मेथड की बात कर रहा है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जिसमें कि ये सारी दी हुई हैं। अब आपको इसमें ये जो है कोड को चुनना है कि कौन से जो है इसमें कॉन्फ़िगरेशन सही बैठता है, ठीक है। जिसमें देखिए आपका होता है वैज्ञानिक विधि की बात करें तो अनुभववाद होता है, एम्पिरिज्म, ठीक है। और फिर होता है ऑब्जेक्टिविटी, ये भी होता है, सिस्टमैटिक होता है, और फिर है आपका प्रेडिक्टिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें गोपनीय या सिक्योरिटी रिलेटेड ये चीज़ें साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है, ठीक है। ये आपकी एथिक्स में आती हैं, है ना। तो रिसर्च एथिक्स में इसकी भी बात हमने कर ली थी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको रिसर्च एथिक्स से संबंधित भी चीज़ें मैंने सब बता दी थी। ऑलमोस्ट आपके ज़्यादातर पॉइंट्स मैंने यहाँ क्लियर कर दिए जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप समझने के पहले कि इसको हम कैसे समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखिए इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक रिसर्च की है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, वस्तुनिष्ठता, ठीक है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ मतलब होता है घटना का निरीक्षण उसके वास्तविक रूप में किया गया, मतलब जो भी चीज़ है वो सामने एज इट इज़ है। अब उसको आप देखें, मैं देखूं या अदर कोई थर्ड आदमी देखे, वो सबके लिए एक जैसी ही होगी, ठीक है। इसमें निरीक्षण करते समय जो भी ऑब्जर्वर है, जो रिसर्च कर रहा है, इसका जो भी कोई पक्षपात वाली भावना उसके साथ नहीं हो पाएगी, है ना। इसका सीधा सा उदाहरण मैं तो ऐसे समझाती हूँ कि जैसे आप MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं ना, एग्ज़ाम में आप जाते हैं, आपका जो है पेपर होता है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना। तो जो क्वेश्चन का आंसर आयोग सेट करेगा वही आपको भी देना है, तभी वो सही माना जाएगा। उसको अदर कोई जो है एस्पिरेंट्स देगा तो उसके लिए भी वही सही है, आपके लिए भी वही सही। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिविटी का होता है, मतलब बायस नहीं हो सकता है इसमें, है ना, पक्षपात वाली भावना यहाँ पर नहीं होगी। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिलायबिलिटी, ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं, है ना। अब रिलायबिलिटी की बात करें तो ये रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या होता है, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता या कंसिस्टेंसी या वेरिफेबिलिटी सत्यापनशीलता, सॉरी, ये सब क्या है, सह संबंधित विशेषताएं हैं। और विश्वसनीयता को हम स्थिरता भी कह सकते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब आप समझ रहे हैं विश्वसनीयता, कि जैसे एक बार कोई टेस्ट किया गया, थोड़े दिन बाद दूसरा टेस्ट फिर उन्हीं पर किया गया, जो भी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव से मतलब होता है जिन पे प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी प्रयोग फिर से किया गया, कुछ दिन बाद किया गया, तो रिजल्ट क्या होता है,
थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, लेकिन मतलब अधिकतर जो रिजल्ट पहले आया था उसी के समान ही आना चाहिए, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। ये होती है स्थिरता, कंसिस्टेंसी। तो वैज्ञानिक विधि द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं उनसे प्राप्त परिणामों का किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है ना। प्रामाणिकता का अर्थ होता है कि किसी परिणाम की जांच कितने बार भी की जाए या जब भी की जाए बार बार समान परिणाम प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं भी दी जाएँ, सत्यापनशीलता, वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वेरिफेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। डेफिनेटनेस, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक आपको इसलिए समझना है ना कि ये तो कन्फिग्रेशन आपको कहीं पर भी जो है मैच करने के लिए आ सकता है कि इनको आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। अब डेफिनेट, निश्चितता की बात करें तो वैज्ञानिक विधि से प्राप्त परिणामों में अस्पष्टता और अनिश्चितता नहीं होती है। वैज्ञानिक विधि हर विज्ञान के लिए अलग अलग ना होकर सभी विज्ञानों के लिए एक जैसी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आर्ट्स का स्टूडेंट कुछ करेगा, मतलब रिसर्च करेगा तो उसके लिए कुछ अलग होगा, या साइंस का जो है अलग होगा, इस तरह से ऐसा नहीं होता है। एक डेफिनेट उसका फॉर्मेट होता है, ठीक। आगे देखिए वैलिडिटी, जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इन टर्म्स को ही समझना पहले आपको ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये इतनी सारी स्लाइडें तैयार की हैं। वैलिडिटी की बात करें तो ये भी विश्वसनीयता से संबंधित है। वैलिडिटी का मतलब होता है अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। मतलब वहाँ पे सब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक एरर नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिव से मतलब समझ रहे हैं ना कि वहाँ पर जैसे कि सब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव होगा तो बायस खत्म हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्टिव, तो अगर सब्जेक्टिव वहाँ पर है, कुछ भी ऐसा कंटेंट है, तो वहाँ पे बायस, पक्षपातपूर्ण वाली भावना नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीजर और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या परीक्षण, ये सब की एक्यूरेसी से संबंध है। मतलब वैलिडिटी जो होती है ये आपका जो भी प्रोसीजर आपने अपनाया है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिस टेस्ट के लिए जो भी हम शोध करने जा रहे हैं उसके लिए टूल्स बनते हैं ना, और टूल्स के थ्रू जो है ये रिसर्च प्रोसेस किया जाता है। तो जो टूल्स हमने सेलेक्ट किया है वो वास्तव में उस टेस्ट के लिए ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो इसलिए ये वैलिडिटी होनी चाहिए कि जो भी टेस्ट हम करने जा रहे हैं, रोज जो रिसर्च प्रोसेस करने जा रहे हैं, उसके लिए वही प्रोसीजर अपनाया जाए, वही टूल्स अपनाया जाए, ठीक है, वही सारी टेक्निक अपनाई जाए। तो ये हो गया वैलिडिटी से मतलब। यहाँ पर ये इसकी वैलिडिटी से मतलब होता है। अब इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझिए, ये क्या होते हैं। जैसे कि अब वैलिडिटी के अंदर ही दो चीज़ें आती हैं, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये क्या होती है। इंटरनल वैलिडिटी उच्च आंतरिक वैधता को सुनिश्चित करने का दो या अधिक चरों के बीच, कभी चर क्या होते हैं जिनको मापा जा सके, जिनको जो वैरी करते हैं, ऐसे समझिए, वेरिएबल्स मतलब वैरी करता है, ये जो है चर होते हैं, चलना मतलब ये चलते हैं, चलने का मतलब कि इनको मेजर किया जाता है, ये वैरी होते रहते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो या अधिक चरों के बीच कॉजल रिलेशनशिप स्थापित करने में क्षमता है, ठीक है। और आंतरिक वैधता प्रयोगशाला में प्रयोगों के बारे में ज़्यादा सत्य, जहाँ कॉज एंड इफेक्ट संबंध अधिक स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। मतलब अगर आप लेबोरेटरी में कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये जो है इफेक्ट मतलब रहेगा, वहाँ पे ये इंटरनल वैलिडिटी, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, और वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट संबंध अधिक स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें तो इसका अर्थ है अध्ययन को प्रभावित कर सकने वाले बाहरी कारकों को नियंत्रित करना। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी, जैसे आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ा है ना कि जो है जो भी बाह्य कारक होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। तो यही कह रहा है कि अध्ययन को प्रभावित कर सकने वाले बाहरी कारकों को नियंत्रित करना है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, जो इंटरनल वैलिडिटी होती है इसको विश्वसनीयता से और बाह्य वैधता को सामान्यीकरण से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इससे संबंधित हो गई। फिर और आता है एक्यूरेसी और जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण की बात की ना अभी, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है वैलिडिटी के निकट का संबंध है। ये मतलब ऐसी जो है ये कैसे, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक की बात हम कर रहे हैं ना, तो ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंतर्गत जो भी शोध प्रक्रियाएं हैं, शोध उपकरण है, साधन एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। और एक्यूरेसी को तभी मेजर कर सकते हैं जबकि जो रिसर्च के जो है टूल्स हैं, मतलब जो भी इसके साधन हैं, टूल्स हैं या प्रोसेस है, इन सब का जो है उचित ढंग से चयन किया गया हो, तो वहाँ पे एक्यूरेसी होती है, ठीक है। और जनरलाइजेशन की बात करें तो मतलब जो भी रिसर्च के प्रोसेस के बाद जो भी एक कंक्लूज़न आता है, इसके निकलने के बाद एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, जो भी एक कॉन्सेप्ट आया, जो एक रिजल्ट आया, उसको सभी समान स्थितियों में सत्य माना जाता है, ठीक है।
तो जैसे कि करते नहीं है, पहले एक था पॉपुलेशन हुआ, पॉपुलेशन से हम सैंपल चुनते हैं, है ना, सैंपल मतलब छोटा सा थोड़ा सा पार्ट ले लेना, उस पर फिर रिसर्च करना। अब जो भी सैंपल का रिजल्ट आया वो क्या होता है, उस पॉपुलेशन, जो बड़ी संख्या में जनसंख्या का समूह था, मतलब पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, या समष्टि बोलते हैं, या जनसंख्या बोलते हैं, या पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रिजल्ट होगा वो उस पॉपुलेशन पर भी उसको अप्लाई किया जा सकेगा, ठीक है। तो जनरलाइजेशन का मतलब यही होता है, सामान्यीकरण। जो एक नियम छोटे ग्रुप के लिए था वो जो है बड़े ग्रुप जिससे हमने उसको निकाला है वो सबके लिए अप्लाई होगा। ये हो गया आपका। अब उसके बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे एक्सपीरियंशियल रिसर्च, या इसी को एम्पिरिकल बोलते हैं। तो मतलब ये होता है कि ये प्रत्यक्ष अनुभव या शोधकर्ता द्वारा किए गए अवलोकन पे आधारित होता है, अनुभव के आधार पे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कार्य कारण संबंध की महत्ता, कॉज एंड इफेक्ट की, पता ही है कि मतलब ये कहता है कि क्योंकि साइंटिफिक मेथड है ना, तो ये कहता है कि वर्तमान में जो घट रहा है उसके पीछे भी कुछ कारण है, और भविष्य में जो होगा, मतलब प्रेडिक्शन लेके चलता है कि जो भविष्य में भी होगा उसके भी कुछ कारण होंगे, तो कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है, ठीक है। फिर रिसर्च इन सर्कुलर प्रोसेस में होता है, अनुसंधान चक्रीय होता है। और हाँ, चक्रीय से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा कौन सा रिसर्च है जो चक्रीय, मतलब चक्रीय प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में होता है, तो आपका एक्शन रिसर्च होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था। और देखिए फिर लॉजिकल में हमने बात की थी इंडक्टिव और डिडक्टिव, आगमनात्मक और निगमनात्मक। इसके पहले के जो वीडियो थे उनमें मैंने डिस्कस किया था, आपको पता होगा। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव, आगमन और निगमन, ठीक है। निगमन मैंने बताया था नियम से संबंधित होता है, आगमन जो उदाहरण के द्वारा नियमों तक हम पहुंचते हैं, ठीक। और पावर ऑफ प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान की क्षमता, भविष्यवाणी। तो ये होता है कि लॉजिकल मतलब होता है कि अनुसंधान तार्किक विचार के नियमों के द्वारा होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका आगमन निगमन। और प्रेडिक्शन मतलब होता है कि जो भी भविष्य, जो भी आज हो रहा है, और इस रिसर्च के द्वारा या इस परिणाम के द्वारा ये होगा कि भविष्य में इसकी ये मतलब जो है ये संभावना है, सॉरी, मतलब ये मतलब अनुमान लगाया जाता है, प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया। आगे देखिए, शोध समस्या की पहचान में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए शोध समस्या की पहचान मतलब ये कह रहा है रिसर्च प्रॉब्लम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आपका देखिए इसमें क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो कैसे कैसे इसका फॉर्मुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन ऑफ द एकेडमिक एरिया होना चाहिए, एकेडमिक क्षेत्र का चयन, ये तो करते ही। अगर आप क्षेत्र नहीं चयन करेंगे तो हम कैसे रिसर्च करेंगे, है ना। फिर उसके बाद आता है अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन, ठीक है, लिमिटेशन। उसके बाद आता है रिजेक्शन ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव चॉइसेस, नहीं ये नहीं होगा। फिर आता है स्पेसिफिक टॉपिक्स विद इन द एरिया, और वित्तीय स्रोत का प्रबंध, ये लास्ट में कह रहा है ई, तो ये नहीं होगा, ये डी ऑप्शन सही होगा आपका। तो इस तरह इसमें हो जाता है ए, बी एंड डी, ठीक है। तो ये होगा आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन ये बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा सही। अब देखिए इसकी बात हम करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से होती है। जब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स की बात करें तो इनके बीच एक प्रश्नवाचक संबंध की जो है इसका एक अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम को है शोध समस्या कहते हैं। जब तक दो वेरिएबल्स होंगे उनके बीच जो भी डिफरेंस होगा वो सारी चीज़ें शोध समस्या में आती है। अब शोध समस्या की पहचान को मतलब निम्नलिखित तथ्यों को शामिल करते हैं, जैसे कि क्षेत्र का चयन करेंगे, क्षेत्र का सीमांकन, लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद विशिष्ट विषय। अब इसमें देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये सारे इसको स्टेप्स को याद रखिएगा कौन कौन सा होता है। तो पहले तो एक ब्रॉड एरिया को हम जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। आपका एरिया कुछ भी हो सकता है, आप हो सकता है जो है स्टडी के क्षेत्र में करना चाहें, या आप किसी और क्षेत्र में करना चाहें, है ना, कुछ किसी बिजनेस के उसमें करना चाहें, या किसी जो है मेडिकल के उसमें करना चाहें, क्षेत्र में करना चाहें, है ना। तो ये आपका एक ब्रॉड एरिया होता है। अब इस ब्रॉड एरिया को सब एरियाज में जो है डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अभिरुचि के क्षेत्रों का सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया आपका इंटरेस्ट क्या है वो करेंगे। मतलब पहले तो एक ब्रॉड एरिया छांटा, फिर उसमें से सब एरिया, है ना, उस अंदर भी तो कई जो है टॉपिक्स हो सकते हैं, तभी तो हम प्रॉब्लम बनाते हैं। उसके बाद फिर सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप करेंगे। फिर आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन, जिनको क्वेश्चंस हम कह रहे हैं यही यहाँ पे क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं ना। तो यही इसी को क्वेश्चंस कहें या प्रश्न या समस्या, इसी को अब इसमें से प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक।
फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। अब हमको ऑब्जेक्ट अपना मिल गया कि हमें प्रॉब्लम मतलब किसको सॉल्व करना है, किस पे रिसर्च करनी है। जब हमको ये टॉपिक मिल जाता है, इसी को प्रॉब्लम कहते हैं रिसर्च के जो है लैंग्वेज में, तो अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, हमारे उद्देश्य होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, फिर एसेसिंग एंड रिव्यूइंग द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का आकलन और समीक्षा। अब ये सारी चीज़ें फिर असेसमेंट में इसमें आती हैं। ठीक, तो ये हो जाता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम के किस तरह से हम इनको बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। प्रतिभागी शोध की व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है। पार्टिसिपेट और नॉन पार्टिसिपेट आपको पता है। पार्टिसिपेंट्स मतलब वो होता है जबकि जैसे रिसर्चर है, अब उसको किसी ग्रुप में जब ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन की ये टेक्निक होती है, मतलब दोनों टाइप्स होते हैं। तो जब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना होता है तो कई बार क्या होता है कि ये अधिकतर ऐसे समूहों में किया जाता है जहाँ पर आप दूर से नहीं कर सकते हैं, है ना, उनका ऑब्जर्वेशन दूर से करके नहीं उनकी चीज़ों को पता लगा सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी विशेषताओं को, उनसे संबंधित चीज़ों को, जो भी हमको रिसर्च में अपने लाना है, जो भी फाइंड आउट करना है, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो वहाँ पर वो क्या करता है कि उनके साथ इन्वॉल्व होके ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पार्टिसिपेटरी। अब ये किस पे होता है, तो ये समुदाय आधारित होता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है प्रतिभागी शोध की व्याख्या समुदाय आधारित रूप में की जाती है। समुदाय आधारित शोध के अंतर्गत शोध प्रश्नों को परिभाषित करने के साथ साथ समुदाय के मध्य निष्कर्षों का विश्लेषण भी किया जाता है, मतलब एक एनालिसिस किया जाता है, वहाँ पर वो उनके साथ रह के उनकी गतिविधियों को देखता है। तो ये क्या होता है कि समुदाय आधारित होता है। ठीक, आगे देखिए। अब उसके बाद ये है आपकी मैचिंग से संबंधित है, जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, वैलिडिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर बार अधिकतर तो मैचिंग में आते हैं, वरना पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में पूछा जाता है किसके अंतर्गत। तो वैलिडिटी के भी कई तरह होते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी। वैलिडिटी मैंने आपको बताया, अभी पहले हमने पढ़ चुका है। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसकी जो है किससे मैच करना है, तो यहाँ पे कह रहा है फैकल्टी और पुअर मेजर रिजल्टिंग इन मिसलेबलिंग। तो ये हो गया आपका बिहेवियर की बात कर रहा है, मिस इंटरप्रिटेटिंग बिहेवियर। और दूसरा है ट्रीटमेंट एंड लो ट्रीटमेंट ग्रुप्स वेयर अनइक्वल बिफोर द स्टडी बिगेन। व्यवहार और अव्यवहार समूह मध्यम मतलब आरंभ होने के पूर्व असमान थे। इंटरनल वैलिडिटी कह रहा है कि प्रतिभागियों का निर्देश प्रतिनिधात्मक नहीं था। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये है खराब मापक जिसके परिणाम स्वरूप गलत संकेत होता है। फिर बाह्य व्यक्ता की बात करें, प्रतिभागियों का प्रतिनिधात्मक नहीं है। और आभ्यंतरिक, तो ये जो भी टर्म्स आ रहे हैं ना आपके, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, ये हम आपके अगले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको और ज़्यादा वैलिडिटी के टाइप्स में आपको बता दूंगी क्या क्या होती हैं, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्लिंगन के अनुसार शोध परक जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं इनके उत्तर ज्ञात करने के 4 उपागम हैं। ये कौन कौन से हैं, उन्होंने कहा कि कौन कौन से हैं रिसर्च क्वेश्चंस, तो 4 अप्रोचेस कौन से हैं कर्लिंगर के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर इनके अनुसार पूछ रहा है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन कौन से हैं, तो ये होता है आपका यहाँ पर इसमें देखिए, क्योंकि जो है ज्ञान प्राप्त करने के जैसे बोलते नहीं सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, तो इसमें आपका होता है मेथड ऑफ ये टेनेसिटी, और फिर होता है मेथड ऑफ इंट्यूशन, और फिर है आपका मेथड ऑफ अथॉरिटी और मेथड ऑफ साइंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आती हैं। और ये जो है मेथड ऑफ क्रिएटिविटी ये नहीं होता है, और उसके बाद मेथड ऑफ नॉन फंक्शनलिटी, ठीक है, ये भी नहीं होता है। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो ये तो कर्लिंगर के अनुसार था कि कौन कौन से मेथड हैं, 4 तरह के थे। अब ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत कैसे होते हैं, वो जो है किस तरह से इनको स्वीकार किया गया है, तो इसमें देखिए इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है, अंतर्ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने की पहली विधि, मतलब अंतर्ज्ञान, या इसी को इंसाइट कहते हैं। इंट्यूशन और इंसाइट, अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि, अंतः प्रज्ञा, ये अलग अलग नाम से इनको संबोधित करते हैं। तो अंतर्दृष्टि और अंतः प्रज्ञा क्या है, हमारे अंदर एक निहित सहज क्षमता है जो कभी अचानक रूप में क्रियाशील होकर हमें जो है आलोकित करती है, मतलब हमें रास्ता दिखाती है। ठीक है, अब ये क्या होती है इंट्यूशन, आपको कैसे आते हैं, आपके
सेंस ऑर्गन्स के द्वारा आते हैं ना। तो ये होती है इंट्यूशन, जो आपकी आंतरिक आत्मा बोलती है, ठीक। फिर आता है अथॉरिटी। इसको अथॉरिटी सेकंड नंबर पे है। इसका अर्थ है कि नव विचारों को स्वीकार करना। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें क्या होता है अथॉरिटी में, कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ आंकड़े मतलब जो हमें बता दिया किसी ने, उनको हमें मान लेना है, ठीक है। उसमें हम अपनी कोई भी हाँ नहीं कुछ भी नहीं कहते हैं, जैसा हमको बता दिया वैसा हमने स्वीकार कर लिया। ये अथॉरिटी होती है, सत्तात्मकता जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले लेक्चर मेथड होता था ना पहले के उसमें, तो वहाँ पर जो भी गुरु ने कह दिया उसको मान लिया गया, ठीक है। तो ये होता है अथॉरिटी। तर्कवाद थर्ड नंबर है। रैशनलिज्म, यहाँ पर तर्क, नव ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क और तर्क का उपयोग किया जाता है। रैशनलिज्म होती है। तो आपको बताया था तर्कवाद में भी दो होते हैं, आगमन और निगमन, है ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव। फिर एम्पिरिज्म की बात करें, अनुभववाद, इसमें अवलोकन और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना सम्मिलित होता है, देख के और अनुभव के द्वारा, ठीक है। अवलोकन मतलब देख के और अनुभव के द्वारा। फिर होता है रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक मेथड। अब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसको वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं, कि यहाँ पर विचारों का परीक्षण किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए व्यवस्थित रूप से, मतलब एक इसके जो है मतलब इसका व्यवस्थित रूप से एविडेंस एकत्र करते हैं, जो भी इसके नमूने होते हैं, मतलब जो भी हमको चीज़ें निकालनी है वो सारे रिसर्च के प्रोसेस में निकालते हैं, और उसके बाद ये फिर इनका इवैल्यूएशन करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड यही रिसर्च में आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे, ये भी आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से, उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं फिर, ये देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का है। नीचे 2 कथन है, एक कथन के रूप में है और दूसरा कारण के रूप में। कथन और कारण में मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो आप कथन पढ़ेंगे, पहले नंबर का जो भी कथन फर्स्ट ए कह रहा है, असर्शन मतलब, उसको पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर आंसर मिल रहा है तब वो सही होगा, ठीक है। और वरना ये देखिए कि वो व्याख्या उसकी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि गलत है या सत्य है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक का मान -1 से +1 के बीच होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहा है कि जो इसका रेंज है -1 to +1, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये सही होता है ऐसा। अभी इसके बारे में भी आगे हम व्याख्या करेंगे। और रीज़न कह रहा है, अन्य 2 चरों के सहसंबंध से एक चर के मान का पूर्वानुमान करने में कोई सहायता नहीं मिलती यदि हमें दूसरे मान का पता भी हो। मतलब अगर हमें दूसरा पता है तो जो दूसरा मतलब एक हमें पता है, जैसे कोई भी कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच होता है, ठीक। जब तक 2 वेरिएबल्स नहीं होंगे तो कोरिलेशन किस बात का, तो 2 वेरिएबल्स होने ज़रूरी हैं। अब इसमें ये कह रहा है, कारण जो कह रहा है, रीज़न आर कह रहा है कि अगर एक के मान का पूर्वानुमान करने में सहायता नहीं मिल रही है, अगर एक पता है तो दूसरे के बारे में हम कोई एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर A is true but R is not the correct explanation, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि जो है कोरिलेशन जो होता है -1 से +1 के बीच होता है, और अन्य 2 चरों के सहसंबंध से एक चर के मान का पूर्वानुमान करने में सहायता नहीं मिलती है, ये तो ठीक है। तो अब यहाँ पे गिलफोर्ड ने जो अपनी परिभाषा दी उसमें कहा कि जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है, सहसंबंध गुणांक, वो अंक है जो ये बताता है कि 2 वस्तुएं कहाँ तक संबंधित हैं और कहाँ तक एक में परिवर्तन होने से दूसरे में भी परिवर्तन होता है, ठीक। तो कोरिलेशन का मतलब यही होता है, और कोफिशिएंट होता है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट से हमें 2 चीज़ों का पता लगता है। पहला तो ये कि 2 चरों के बीच रिलेशनशिप की मात्रा कितनी है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बताता है, और एक दूसरा बताता है कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें इनके द्वारा पता लगती है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो होते हैं कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है, एक रेशियो नंबर होता है जिसका मान -1 से लेके +1 के बीच होता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उनमें से भी छांटने को आता है कि ये कौन कौन से कोरिलेशन से संबंधित हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं रिलेट करके इसलिए बता देती हूँ कि जैसे एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी एक जगह सिमट के आपको दे दी जाए, है ना, ज़्यादा आपके लिए फैलाव ना हो, बिखराव ना हो। तो यहाँ पर देखिए सहसंबंध गुणांक में ऋण चिन्ह जैसे माइनस और प्लस होता है, जो आपने एनपीसी कर्व भी पढ़ा होगा, इस टाइप से होता है, उसकी व्याख्या हम अलग करेंगे, ठीक। यहाँ पर ये एनपीसी कर्व होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व।
तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ जो है आपका माइनस में होता है और कुछ जो है प्लस में होते हैं कोई चिन्ह, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ऋणात्मक सहसंबंध को और प्लस चिन्ह धनात्मक। तो इस तरह से इनके टाइप्स भी 3 तरह के होते हैं। 2 चरों के बीच 3 प्रकार के सहसंबंध होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। अब इनको कैसे समझते हैं? जैसे कि पॉजिटिव कोरिलेशन, जब एक वेरिएबल में वृद्धि हो तो दूसरे वेरिएबल में भी वृद्धि हो, मतलब एक साथ ही दोनों चले, अगर एक में प्लस हो रहा है तो दूसरे में भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव। और नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो जब एक चर के मान में कमी हो और दूसरे चर के मान में वृद्धि हो, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जीरो कोरिलेशन की बात करें तो जब एक चर के मान में, मतलब वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और दूसरे चर के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इसका सिस्टमेटिक इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर जीरो कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोरिलेशन से संबंधित जितनी जानकारी मतलब मिनिमम होनी चाहिए वो आपको, वैसे तो काफ़ी है, एनपीसी से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो वो हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। इस तरह मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ, तो मेरी वीडियो कई बार बड़ी भी हो जाती है ना, समझाते समझाते मुझे खुद नहीं लगता है कि कहाँ तक पहुँच गया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपकी चीज़ें क्लियर होती चलें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कुछ एस्पिरेंट्स तो लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो लाइक करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ अप्रोप्रिएट, मतलब यादृच्छिक त्रुटि को, रैंडम एरर की बात कर रहा है कि कौन सा जो है मेथड है जिसको रैंडम एरर को रिड्यूस किया जाता है, रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसमें क्या होता है कि हर बार एक समान रूप से उपचार करना, ठीक है, ये होता है। इसमें ये कोई भी ऑप्शन इसके सही नहीं है, तो यहाँ पर होता है कि हर बार एक समान रूप से उपचार करना। एरर के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में आचार संहिता के संदर्भ में है, रिसर्च एथिक्स की बात कर रहा है कि यहाँ पर APA से क्या मतलब है। APA ये फॉर्मेटिंग स्टाइल होती है, तो इसका पूछा है फुल फॉर्म, यहीं वहाँ पूछ रहा है। तो देखिए ये है एडवांस साइकोलॉजिकल अथॉरिटी या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन या एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसमें क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है एडवांस साइकोलॉजिकल अथॉरिटी, ठीक है। APA और MLA 2 होती हैं। तो APA आपको समझ में आ गया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है और संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है, ठीक है, APA एसोसिएशन है। तो APA और MLA ये फॉर्मेटिंग स्टाइल होती है, जब रिसर्च रिपोर्ट को लिखा जाता है तो इन्हीं फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बस याद रखना है, P से यहाँ पर साइकोलॉजिकल है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। PSYCHO होता है ना साइको, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और MLA है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये पत्रों, रिपोर्टों और एकेडमिक निबंध में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण क्या है, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स है, ठीक है। APA जो है सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इन सब में प्रयोग किया जाता है, जबकि MLA का उपयोग क्या है, ये होता है साहित्य के और आर्ट्स और मानविकी संबंधी विषयों में किया जाता है। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग स्टाइल से अधिकतर नाम ही पूछता है। कभी कभी ऐसा है कि एक आध बार ऐसा आ गया कि इसको मतलब कोई एक एग्जाम्पल दे दिया और उसमें ये पूछा गया कि APA है कि MLA है, ठीक है। तो उतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बस देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर है, एक शोध परिवेश में प्रतिभागी सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा है, इस कारण अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवहार की बजाय विशेष ध्यान के प्रति उपचारित समूह का यह बर्ताव क्या कहलाता है, मतलब जो ये ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, दिस रिएक्शन ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप या स्पेशल अटेंशन, तो ये क्या कहलाता है। तो ये जो है ये होता है एक इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं हॉथरॉन इफेक्ट, ठीक है। अब इसको ये क्या होता है, तो हॉथरॉन इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट तब प्रभावी होता है जब एक प्रायोगिक अध्ययन हम कर रहे हैं और उसमें जो भी सब्जेक्टिव होता है, मतलब प्रयोग जिस पर की रिसर्च की जा रही है, प्रयोग किया जा रहा है,
तो अपने व्यवहार को वो बदलने का या सुधारने का प्रयास करता है। मतलब उसको ये मालूम होता है कि यहाँ पर मेरा मूल्यांकन या अध्ययन किया जा रहा है, तो जब वो अपना व्यवहार को सुधारने का प्रयास करेगा तो यही होता है हॉथॉर्न इफेक्ट। ठीक है, ये जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक शोध परिवेश में प्रतिभागी सिर्फ इस कारण अलग तरह से व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवहार की बजाय विशेष ध्यान के प्रति उपचारित समूह का प्रभाव जो बर्ताव होता है, ये हॉथॉर्न इफेक्ट होता है। ठीक, तो एक तरह का ये एक पूर्वाग्रह है। यह प्रयोगात्मक परिस्थिति में तब पैदा होता है जब शोधकर्ता प्रयोग के लिए चुने गए प्रयोजों के बारे में पूर्व जानकारी रखता है। ठीक है, तो ये हॉथॉर्न इफेक्ट होता है जबकि कोई जैसे रिसर्च की जा रही है और उसको पता है तो वहाँ पर उसकी जो है कार्य करने की या उसकी स्पीड में या परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर है वैसी संख्याएं जो राशि नहीं बल्कि जाति की जो है द्योतक होती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं। मतलब भिन्न गुण, प्रकार अथवा श्रेणी की बात कर रहा है। तो आपने नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो ये पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जाति की बात कर रहा है कि नॉट रिप्रेजेंट अमाउंट बट इंस्टेड रिप्रेजेंट जैसे डिफरेंट क्वालिटीज़, टाइप्स और कैटेगरीज की बात कौन करता है, तो ये नॉमिनल बात करता है। ठीक है, ऑर्डिनल में तो आपका ऑर्डर के रूप में आता है, तो यहाँ पर ये होता है नॉमिनल, जिसमें नाम के आधार पे, संज्ञा या गुण के आधार पे इस तरह से उसको अधिकतर मतलब लो लेवल का जो है कैटेगराइजेशन होता है, तो इसमें नॉमिनल होगा। ठीक है, आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये है आपका 50 नंबर का है। इसमें देखिए एफ टेस्ट है, एफ स्टैटिस्टिक, टी स्टैटिस्टिक है, पियर्सन कोरिलेशन और स्पीयरमैन कोरिलेशन। ठीक है, आप इसमें से फाइंड आउट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैरामीट्रिक की बात करें तो वे सांख्यिकी हैं जो पॉपुलेशन और सैंपल मैंने कई बार आपको बताया है, मतलब पॉपुलेशन जो बड़ा समूह है। ठीक है, तो पॉपुलेशन से जिससे कि सैंपल लिया जाता है के बारे में कुछ शर्तों पे आधारित होता है। जैसे जिससे हमने सैंपल को लिया तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, तो यहाँ पे ये पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होता है जिसमें आपके ये बस याद कर लीजिए। ठीक है, मीन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीज़ें पैरामीट्रिक में आती हैं। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो है जो जिनसे कि जब सैंपल लिया जाता है तो इसके बारे में कोई खास कंडीशन नहीं होती है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक, तो यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, नॉन पैरामीट्रिक नहीं पूछेगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स पूछेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि ये नॉन पैरामीट्रिक है, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशंस अलाउ नहीं करती हैं। तो इसमें आता है आपका मीडियन, परसेंटाइल, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस, कैंडल्स रैंक डिफरेंस मेथड, ये सब रैंक डिफरेंस मेथड है। ये मैन विटनी यू टेस्ट। ठीक है, ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के उदाहरण हैं। अब आप इसमें पहचान लेंगे कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है, ये वैलिडिटी से क्वेश्चन है जो मैंने कहा था कि आपको पूरा बताएंगे। तो ये वैधता किस नाम से जानी जाती है, जहाँ माप की मापक वैधता का आकलन इसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से करता है तथा जो एक दूसरी पद्धति से उत्पन्न होता है। तो वैलिडिटी की बात कर रहा है कि माप की मापक वैधता का आकलन, मतलब एक ही समान, जैसे एक पर जो वैलिडिटी को हम देख रहे हैं वो ही जो है दूसरे जो कि बिल्कुल समान कंटेंट है उस पर माप जब की जाती है तो उसी के समान होता है। मतलब जो दूसरी पद्धति से, उसका मेथड तो अलग है लेकिन है एक ही चीज़। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको ये समझिए कि क्या क्या हो सकता है इसमें। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, इसमें देखिए प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की बात करें तो पूर्व कथित वैधता, पहले से अनुमान लगाना है ना, तो इसमें तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है समान संकल्पना वाले, है ना। और दूसरी है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है आपकी जो कारक है ना, कारक के आधार पे होती है। क्रॉनबेक एक रिसर्चर थे, इन्होंने कारक को एक काल्पनिक विशेषता के रूप में बताया जो व्यक्ति के बाह्य व्यवहार से परिलक्षित होता है। मतलब कारक फैक्टर की बात कर रहा है, क्योंकि इन्होंने काल्पनिक बताया तो ये प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगा। ठीक है,
तो मतलब इसको हाइपोथेटिकल आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा होगा, मगर वो दिखाई नहीं देता है। तो यही होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कारक वैधता जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉन्करेंट वैलिडिटी, समवर्ती वैधता। ये होती है जो परीक्षण से प्राप्त अंकों तथा किसी अन्य कसौटी या क्राइटेरिया के आधार पे होती है। मतलब ये कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, तो ये होती है कॉन्करेंट वैलिडिटी। अब कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होती है? कन्वर्जेंट वैलिडिटी जहां माप की मापक वैधता का आकलन उसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से करते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डिफरेंशियल वैलिडिटी। मतलब कन्वर्जेंट में तो क्या होता है, जो कंटेंट है आपका सेम होगा, ठीक है, वहाँ पर समान संकल्पना, सेम कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन डिफरेंशियल में क्या होता है, दो डिफरेंट जो है कंटेंट होंगे, वहाँ पर ये लागू होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल वैलिडिटी या डिफरेंट वैलिडिटी ये होती है। तो इसको जो है इसका राइट ऑप्शन आपका कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगा। इसको ऐसे समझिए कि ये वैधता डाइवर्जेंट वैलिडिटी के नाम से जानती है, जहाँ माप की मापक वैधता का आकलन उसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से करता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, ये अलग तरह की वैलिडिटी है। जैसे कि एक ही प्रकार के गणित के प्रश्न को दो विभिन्न विधियों से हल किया जाए और उसका जो आंसर है वो सेम आता है। इसका पूरा जो सार है वो यही कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाकी वैलिडिटी भी समझ में आ गई कि कैसे होती है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग और करेंगे तो आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करके ही जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए कंटेंट के साथ। ये सीरीज़ आपकी ऐसी ही चलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।